Hello, friends. Welcome back to my EduNest. So, today we are going to learn one of the most important topics from NCERT class 11 psychology, that is, evolution of psychology. Okay, but before we begin, let me ask you a question. If someone asks you, what is psychology? What would you say? पढ़ लिया ना अब तक हमने इतना, बिल्कुल ही फर्स्ट टॉपिक हमारा था ये. तो मोस्ट ऑफ अस वुड आंसर कि साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. बट क्या शुरू से ही साइकोलॉजी ऐसे है? नो. द आंसर इज नो. तो आंसर क्या है इसका? शुरू में हम साइकोलॉजी को क्या से समझते थे कि साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोल. यही कहते थे ना हम, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोल, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइंड, कॉन्शियस, अलग अलग चीज़ों से हम यहाँ पे हम कहाँ पे पहुँचे हैं कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस. तो इट मीन्स इसको हम एवोल्यूशन बोल रहे हैं. ओके तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म की, जो इसकी एवोल्यूशन साइकोलॉजी की हुई है ना, कि हम कहते हैं कि रूटेड इन फिलॉसफी, डेवलप थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च, एक्सपैंडेड टू स्टडी माइंड, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस. तो जो सबसे पहले थे वो क्या था? इसका स्ट्रक्चरलिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म की जो स्टोरी शुरू होती है ना, वो शुरू हुई थी इसकी 1879 में, जब विलियम वुंट ने लेबॉर्ट्री एस्टैब्लिश की थी. कहाँ पे? लीप्जिग, जर्मनी. सो दैट इज़ वाई वुंट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. ओके, अब एक चीज़ इमेजिन करो, आप एक नया फ़ोन लेते हो, मोबाइल फ़ोन. अब आप इसको कैसे देखोगे? जैसे मैं कहती हूँ कि हाँ जी, कोई भी आपसे पूछे कि ओके यार मैंने ना एक फ़ोन लेना, उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, आपको बोलोगे कि उसका प्रोसेसर ये उसका होना चाहिए, उसके कैमरे के पिक्सल इतने होने चाहिए, उसकी बैटरी की लाइफ इतनी होनी चाहिए, उसकी स्क्रीन ऐसे होनी चाहिए. तो सिमिलरली जो विलियम वुंट थे ना, उन्होंने भी क्या बोला था कि जो ह्यूमन माइंड है ना, उसको भी हम स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. और इसको उन्होंने क्या बोला था? स्ट्रक्चरलिज्म. तो मेन क्वेश्चन क्या था स्ट्रक्चरलिज्म का? दैट व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स दैट मेकअप आवर कॉन्शियस एक्सपीरियंस. तो इस चीज़ को आंसर करने के लिए उन्होंने क्या दिया था? इंट्रोस्पेक्शन. राइट. अब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ जी व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का अगर हम लिटरली मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि अपने अंदर झांकना, looking inward and carefully observing your own thoughts, feelings and sensations. Okay, example, suppose मैं आपको एक चॉकलेट दे रही हूँ, ठीक है, मैं आपको बता नहीं रही हूँ, मैं आपको एक सिंपल, आपका एक फ्रेंड ये बोल रहा है कि प्लीज़ यार जस्ट क्लोज योर आइज, और आपके मुंह में ना वो कुछ डाल रही हैं, ठीक है. नाउ इंस्टेड ऑफ सिंपली सेइंग कि इट्स चॉकलेट, अगर आप ये कहते हो कि यार ये ना स्वीट है, इसकी स्मेल भी अच्छी है, टेक्सचर भी इसका ना बड़ा स्मूथ सा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो यू आर एनालाइजिंग योर कॉन्शियस एक्सपीरियंस. दिस इज इंट्रोस्पेक्शन. ये इंट्रोस्पेक्शन है, मतलब व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ, जो मेरे खुद के अपने थॉट्स हैं. द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग वंस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम क्या थी? अब डिफरेंट पीपल गेव डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सेम एक्सपीरियंस. अब कईयों को चॉकलेट अच्छी लग सकती है, कईयों को नहीं भी लगती होगी, कईयों को लगता है यार कितना मीठा है, कितनी ज़्यादा मीठी है, आई डोंट लाइक दिस. सो इंट्रोस्पेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो हर कोई वही सोच रहे. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? कि खुद के बारे में सोचना. अब इसकी लिमिटेशन क्या है? कि इंट्रोस्पेक्शन इज सब्जेक्टिव एंड कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय अदर्स. इसको बाकी नहीं बता सकते हैं कि आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हो, या आप पर्टिकुलरली अब क्या सोच रहे हो किस चीज़ के बारे में. सो अब उसके बाद फिर क्या हुआ? स्ट्रक्चरलिज्म को तो हमने कर दिया कि नहीं जी हम आपको नहीं मानते हैं, डिस्कार्ड कर दिया हमने इस चीज़ को. उसके बाद आते हैं फंक्शनलिज्म. व्हाट डज द माइंड डू? तो वन साइकोलॉजिस्ट वाज पर्टिकुलरली डिससेटिस्फाइड विद स्ट्रक्चरलिज्म. अब कौन थे वो थे विलियम जेम्स. अब जेम्स क्या कहते थे? जेम्स ने क्या बोला कि स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड वाज नॉट इनफ. इंस्टेड उन्होंने क्या जानना चाहा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, व्हाट फंक्शंस डू दे सर्व, और इस चीज़ को क्या बोला गया? फंक्शनलिज्म.
Functionalists focused on how the mind helps people adapt to their environment. वो कहते हैं कि बिलीव्ड साइकोलॉजी शुड स्टडी द माइंड इन एक्शन, नॉट जस्ट द पार्ट्स. सिर्फ पार्ट्स को नहीं, आपने देखना भी कि माइंड क्या आपका कर रहा है. ओके, सो फंक्शनलिस्ट ने किस चीज़ के ऊपर बिलीव किया था कि मेंटल प्रोसेसेस हेल्प अस एडजस्ट टू द वर्ल्ड, द माइंड इज ऑलवेज चेंजिंग, बिहेवियर हेल्प्स पीपल डील विद देयर एनवायरनमेंट. और उन्होंने जो मेन चीज़ दी थी दैट वाज द कॉन्शियसनेस. इट हेल्प सेटिस्फाई आवर needs and environment shapes our mental processes. Okay, so simply imagine you accidentally touch a hot pan, instantly you pull your hand back. यही करोगे ना, hot pan में हाथ लग गया तो फटाफट अपना हाथ पीछे करोगे. Structuralist would ask कि what sensations did you experience, आपको कैसा लगा, टच किया ना, क्या फील हुआ. फंक्शनलिज्म ये आपसे पूछेगा कि वाई डू ह्यूमंस हैव दिस रिस्पॉन्स. स्ट्रक्चरलिज्म ने क्या पूछा आपसे कि आपको कौन सी सेंसेशन फील हुई है. फंक्शनलिज्म क्या पूछ रहे हैं आपसे कि आपने ये ऐसा रिस्पॉन्स क्यों दिया. सिंपल आंसर है क्योंकि आपको इससे इंजरी से आपको प्रोटेक्शन मिली है जब आपने अपने हाथ को पीछे कर लिया है. सो फंक्शनलिज्म फोकस्ड ऑन द यूजफुलनेस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. उन्होंने क्या बोला था विलियम जेम्स ने, ही बिलीव दैट मेंटल प्रोसेसेस या मेंटल एक्टिविटीज हेल्प अस सर्वाइव एंड एडजस्ट टू आवर एनवायरनमेंट्स. सो उनका जो आइडिया था ना वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस था चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से. ओके, दैट उन्होंने 20th सेंचुरी में गेस्टॉल्ट, ये जर्मन थे, it focused on how we perceive whole patterns rather than isolated parts. एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम हर एक चीज़ को ना एज ए होल देखते हैं, हम किसी भी चीज़ को पार्ट्स में देखते ही नहीं है. ये हमारी टेंडेंसी ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी फ्रेंड से ना एक मैसेज किया, आपको ना आपकी बुक नहीं मिल रही है. यू जस्ट सेंट अ मैसेज टू योर फ्रेंड कि यार तुझे पता है मेरी बुक कहाँ पे है, एंड हैव यू सीन माई बुक. शी जस्ट रिप्लाइड यू IDK. अब IDK का मतलब आपको समझ में आ गया कि आई डोंट नो. सो व्हाट वाज दैट. अब ये क्या चीज़ थी. इट फोकस्ड ऑन होल पैटर्न्स रादर दैन आइसोलेटेड पार्ट्स. गॉट इट. जब हम किसी भी चीज़ को एज अ होल देखते हैं रादर दैन जस्ट द एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड द गेस्टॉल्ट. दैट मेक्स कि नहीं, हम किसी भी जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है उसको हम कभी भी एलिमेंट्स में नहीं देखते हैं, उसको कभी भी हम पार्ट्स में नहीं देखते हैं. हम हमेशा हर एक जो भी कभी हमारा कोई एक्सपीरियंस होता है उसको हम हमेशा एज अ होल देखते हैं. जैसे दिवाली की लाइट्स जो आपको लग रहा हो ना कि चल रही है किसी एक मूवमेंट में, वो डायरेक्शन कर रही हैं, ऑन ऑफ हो रही हैं, वो दैट इज़ द गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी. गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी इज़ वर्किंग देयर. मूवी आप कोई देखने गए हो, वहाँ पे आप पार्ट्स में तो नहीं देखते नहीं ये पहले इसकी शूटिंग हुई होगी फिर इसकी बाद में होगी. नो, उसको हम एज ए मूवीज़ को हम कॉन्टिन्यूशन में देखते हैं. कोई चीज़ को जब हम किसी को कॉन्टिन्यूशन में देख रहे हैं, किसी को एज अ होल देख रहे हैं, तो हम गेस्टॉल्ट की बात कर रहे हैं. गॉट इट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिहेवियरिज्म. अब बिहेवियरिज्म किसने दिया था. जॉन वॉटसन ने. उन्होंने क्या बोला था जॉन वॉटसन ने, ही वॉज नॉट कन्विंस्ड बाय अदर थेरीज. उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया था कि हाउ कैन वी साइंटिफिकली स्टडी समथिंग वी कैन नॉट सी. थॉट्स को हम देख नहीं सकते हैं, फीलिंग्स को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, कॉन्शियस माइंड को हम नहीं देख सकते हैं. देन साइकोलॉजी शुड फोकस विच कैन बी सीन एंड विच कैन बी मेजर्ड. It rejected the study of the mind and consciousness. So, movement became known as behaviorism. जॉन वॉटसन इसके फाउंडर थे. तो उन्होंने किस चीज़ के ऊपर बिलीव किया है कि ऑल द बिहेवियर इज लर्नड थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट. अब आप ये देख रहोगे कि मैम आपने ये डॉग को यहाँ पे लाके क्यों खड़ा कर दिया इस पिक्चर में. तो ये वर्क था इवान पैवलव का. उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर बात की. तो उन्होंने कहा था कि हम कंडीशनिंग के थ्रू किसी की भी हैबिट्स को हम चेंज कर सकते हैं. जो BF स्किनर है, आप देख रहे हैं नीचे, इन्होंने पिजन्स के ऊपर काम किया था. इन्होंने कहा था
कि हम किसी की भी हैबिट्स को हम चेंज कर सकते हैं, यही बिहेवियरिज्म है कि हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो माइंड इज नॉट ऑब्जर्वेबल, सो इट वॉज नॉट स्टडीड. Scientific psychology must focus on observable and measurable behavior. Behavior is learned through conditioning. So this was their points. किस-किसके? John Watson, Ivan Pavlov and Skinner. Pavlov and Skinner को हम डिटेल में चैप्टर नंबर 6 लर्निंग में भी इनको हम स्टडी करेंगे. So उसके बाद हमारे हैं साइको एनालिसिस. अब साइको एनालिसिस क्या है? इसने जो साइको एनालिसिस दिया था सिगमंड फ्रॉइड. अब सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला था? उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट अपनी दी थी. रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो उन्होंने बोला था कि जो भी हमारा बिहेवियर है ना, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है ना, जो वो सारा कुछ डिटर्मिन करता है. फ्रॉइड ही वॉज ए फिजिशियन, डॉक्टर थे वो. उन्होंने वर्क किया था पेशेंट्स के ऊपर हु शोड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. और जब उनको वो ट्रीट कर रहे थे ना, उन्हें एक बड़ी चीज़, उनको एक फैसिनेशन सी लगी. उन्होंने क्या देखा कि पीपल ऑफन बिहेव्ड इन वेज दे देमसेल्व्स कुड नॉट एक्सप्लेन. उनको समझ में नहीं आता था कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं, खुद ही लोगों को नहीं समझ में आता था. सो दिस लेड फ्रॉइड टू ए रेवोल्यूशनरी आइडिया. उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जो हमारा बिहेवियर है ना, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फोर्सेस हिडन डीप इनसाइड आवर माइंड्स. कि जो हमारे माइंड के अंदर जो फोर्सेस है ना, उनसे हमारा जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है. और उसको उन्होंने क्या बोला था? अनकॉन्शियस माइंड. अनकॉन्शियस माइंड को उन्होंने नेम दिया था. अब अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड वी आर अवेयर ऑफ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर माइंड, अ मच लार्जर पार्ट रिमेन्स हिडन. अब थिंक ऑफ एन आइसबर्ग. पिक्चर इज देयर. स्मॉल पोर्शन विजिबल अबव वाटर रिप्रेजेंट्स द कॉन्शियस माइंड. जो ह्यूज पोर्शन जो नीचे है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? अनकॉन्शियस माइंड को. ओके, सो एग्जाम्पल, कोई बच्चा रिपीटेडली फॉरगेट्स टू सबमिट असाइनमेंट्स इन अ सब्जेक्ट. बार बार टीचर बोल रहे हैं बट वो भूल जाता है. ऑन द सरफेस ये चीज़ लग रही है कि ये केयरलेसनेस है, बट फ्रॉइड क्या कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा आप अगर उस बच्चे को थोड़ा सा आप उसको डीपली आप उसको एक्सप्लोर करोगे, मे बी बच्चे के अंदर एक अनकॉन्शियस फियर ऑफ फेलियर और क्रिटिसिज्म है. बच्चे को कहीं ये ना लगे कि नहीं, मेरी ये फाइल या मेरी असाइनमेंट नहीं अच्छी है तो टीचर मुझे कहीं पूरी क्लास के सामने क्रिटिसाइज ना करें, या मैं कहीं ये मेरी इट विल बी टोटली डिजास्टर. तो जो हिडन कन्फ्लिक्ट होते हैं ना, ये इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को, और पता भी नहीं चलता हमें अपने. Without our awareness, this hidden conflict influences our behavior. So Freud ने क्या बिलीव किया था कि जो भी हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड डिज़ायर्स एंड फियर्स एंड अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, इट शेप्स आवर पर्सनैलिटी. ओके, सो उसके बाद हमारे आते हैं ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. अब ह्यूमनिस्टिक में आप देखोगे नीचे ये जो हमारे सामने हैं पिक्चर्स, कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो, वेरी रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट, एंड दे गेव टोटली अ रेवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, न्यू पर्सपेक्टिव विच इज़ कॉल्ड द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. अब 1950s तक क्या हो गया था कि साइकोलॉजिस्ट ने क्या मतलब दे जस्ट फेल्ट के बोथ बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस वर इनकम्प्लीट. क्यों? बिहेवियरिज्म ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था एक्सटर्नल बिहेवियर के ऊपर, और साइको एनालिसिस ने भी फोकस किया था बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर. सो फिर कौन आया था? साइकोलॉजिस्ट लाइक अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स. उन्होंने एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. अब उन्होंने क्या बोला था कि जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट क्या बिलीव किया था कि जो ह्यूमंस हैं ना, दे आर नेचुरली गुड एंड दे हैव इनॉर्मस पोटेंशियल. अब उन्होंने फोकस किस चीज़ के ऊपर किया था? पर्सनल ग्रोथ, फ्री विल, क्रिएटिविटी, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर. अब व्हाट डिड दे से कि इमेजिन अ स्टूडेंट जिसको टीचर बनना है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, बट क्यों उसको बनना? कि वो जेन्युइनली दैट स्टूडेंट वांट्स टू एजुकेट एंड इंस्पायर अदर्स.
और ह्यूमनिस्टिक ने भी क्या बोला था कि वी शुड फोकस ऑन द ड्रीम्स, गोल्स एंड पोटेंशियल्स, कि जब हमारी जो बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती है ना, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, जो भी हमारी ये हैं, कि पीपल स्ट्राइव फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हम अपने खुद के हम बेस्ट वर्जन बने, और हर कोई ये चाहता है, चाहे कोई पुअर है, चाहे कोई रिच है, चाहे कोई नालायक है, चाहे कोई इंटेलिजेंट है, बट हम सब अपना एक बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं. सो दिस पर्सपेक्टिव ब्रॉट ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी इनटू साइकोलॉजी, राइट. अब उसके बाद आती है जी मॉडर्न साइकोलॉजी. अब आप बोलो कि मैम ये क्या हमारी एंशियंट थी? नो, एंशियंट नहीं थी, बट मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट जो है हमारे, वो किस चीज़ के ऊपर वो फोकस कर रही हैं? हाउ पीपल थिंक, हाउ दे रिमेंबर, हाउ वी हैव टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, एंड हाउ डू वी यूज़ आवर नॉलेज. अब मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने ना सबसे इन्होंने आइडियाज़ मतलब बोरो किए थे. स्ट्रक्चरलिज्म से उन्होंने सीखा, कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में, फंक्शनलिज्म से उन्होंने सीखा अडेप्टेशन के बारे में, साइको एनालिसिस से, अनकॉन्शियस बिहेवियरिज्म से, साइंटिफिक मेथड्स एंड लर्निंग, ह्यूमनिस्टिक से उन्होंने ग्रोथ एंड ह्यूमन पोटेंशियल. सो जो मॉडर्न साइकोलॉजी, जो आज की साइकोलॉजी है, जो इस एरा की साइकोलॉजी, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? बिहेवियर, थिंकिंग, इमोशंस, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपकी मॉडर्न साइकोलॉजी है. अब कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव जैसे हमारा कंप्यूटर है ना, पता है ना कंप्यूटर, हमने देखा हुआ है सारा, उन्हें हम वर्क करते हैं ना, तो कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? पहले हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू? कोई भी चीज़ की हम इनपुट उसमें फिल करते हैं ना, दिस इज़ व्हाट वी डू. और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी कुछ भी हमने लिखना है, वो चीज़ प्रोसेसिंग में जाती है, फिर वो चीज़ स्टोर होती है, फिर उस चीज़ का हमें, जब हमें वो चीज़ चाहिए होती है, उस चीज़ का हमें एक आउटपुट मिल जाता है. दैट इज़ द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. प्रोसेस ऑफ नोइंग, जानना. अब जानेंगे कैसे? सोच के, अंडरस्टैंड करके, परसीव करके, याद करके, एंड जो हमारा एटीट्यूड है दैट शुड बी ऑफ द सॉल्विंग ऑफ एनी प्रॉब्लम. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा आपसे क्लास में, अब कुछ बच्चों ने इमीडिएटली उसका आंसर दे दिया, कुछ ने उसको सोचने में टाइम लिया है, कुछ बच्चे चुप ही रह जाते हैं. सेम स्टिमुलस प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिस्पॉन्सेज बिकॉज ईच स्टूडेंट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन डिफरेंटली. हर एक बच्चे का दिमाग अपने हिसाब से काम करता है, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो डिफरेंट होती है. दो बच्चों की, या किसी हम कह लें कि दो इंडिविजुअल बिल्कुल ही सेम प्रोसेस कर रहे हैं, नो, नॉट इवन ट्विन्स. सो दैट इज़ वेयर जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने शुरू किया था मेंटल एक्टिविटीज़ को साइंटिफिकली पढ़ना. ठीक है. आप जैसे एक और एग्जांपल इमेजिन, आप और आपका फ्रेंड ना दोनों पार्क में जा रहे हैं वॉकिंग के लिए. सडनली आपने देखा एक डॉग बड़ी दूर से भागता हुआ ना आपकी तरफ आ रहा है. ठीक है. आपका फ्रेंड जो था उसको डर नहीं लगा, उसको लगा कि ये ना डॉग हमारे साथ खेलने के लिए आ रहा है. बट यू बिकेम वेरी स्केयर्ड बिकॉज यू थिंक दैट डॉग माइट अटैक. अब सिचुएशन सेम है, रिएक्शन डिफरेंट है. वाई? बिकॉज वॉट मैटर्स इज नॉट जस्ट वॉट वी सी बट हाउ वी थिंक अबाउट इट. मतलब इनपुट क्या था, आपके माइंड के अंदर क्या इंफॉर्मेशन गई है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, उसको आपने कैसे प्रोसेस किया, क्या उसके आपके माइंड में क्या थॉट आया, कैसे उसको आपने अंडरस्टैंड किया, कैसे आपने वो सारी सिचुएशन को ऑर्गेनाइज किया है, सब कुछ कैसे करके, और फिर आप हर एक चीज़ को स्टोर करते, देन योर जो आउटपुट है वो आपका रिस्पॉन्स है. दिस इज हाउ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव वर्क्स. गॉट इट. अब उसके बाद एक और चीज़ आ रही है जिसको हम बोल देते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म. अब ये कोई अलग से कोई नहीं है. अगर आपको लगेगा कि नहीं ये दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, नो, दिस इज़ नॉट डिफरेंट बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ओनली, बट थोड़ा सा इसमें वे अलग हो गया. अब कौन सी चीज़ आई इसमें? अब जैसे एग्जाम्पल, टीचर आते हैं क्लास में,
उन्होंने बच्चों को बताया कि प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर ग्रोथ। अब एक बच्चे ने सिंपली इस चीज़ को लर्न कर लिया, रट्टा मार लिया, मेमोराइज कर लिया। दूसरे स्टूडेंट ने रिकॉल किया कि हाँ जी कैसे एक प्लांट था जो विंडो के पास था, जब उसको डार्क रूम से लाके जब उसको विंडो के पास रखा उसने कैसे ग्रो करना शुरू किया। अब दोनों में से कौन ज़्यादा मीनिंगफुली लर्न करेगा? सेकंड स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि उसने कनेक्शन किया था जो न्यू इन्फॉर्मेशन को अपने खुद की एक्सपीरियंस के साथ। दिस फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्शन कहते हैं ना कोई चीज़ बनाना। सो कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ लर्निंग परस्पेक्टिव विच स्टेट्स दैट लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज रादर दैन पैसिवली रिसीविंग इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म, जितने ये जीन पियाजे या बाकी जो थे उन्होंने क्या बोला था, व्हाट डिड दे से कि लर्निंग इज नॉट फीलिंग लाइक एन एम्प्टी कंटेनर, रादर हम जो न्यू नॉलेज को बिल्ड करते हैं बाय कनेक्टिंग इट विद व्हाट वी ऑलरेडी नो। सो सिंपली knowledge is actively constructed by learners through their experiences and interactions with the environment. ओके, सो उन्होंने क्या बोला था कि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इंटरेक्शंस एंड बाय एक्सप्लोरिंग देयर एनवायरनमेंट। अब उसके बाद आगे जो वाइगॉत्स्की एंड उन्होंने कल्चर को भी साथ में ले लिया था। जो वाइगॉत्स्की थे ना, ही वॉज अ रशियन, और उन्होंने क्या बोला था कि ठीक है एवरीथिंग इज़ राइट बट साथ में इसके हमारा जो एक सोशल इंटरेक्शन है ना वो भी साथ में आएगी, राइट? जैसे एक इमेजिन एक 5 साल का बच्चा है, वो एक प्रॉब्लम पजल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अब जब बच्चा अकेला है, बच्चे ने थोड़ा सा इसको हाफ ही किया है, बट किसी पेरेंट की हेल्प के साथ या कोई टीचर आ गया, उसने थोड़ा सा उसको हिंट दिया और बच्चे ने वो खुद कंप्लीट कर लिया। अब बच्चे ने कैसे किया ये? Now, did the child learn alone? No. Did the adult solve the problem? No. उसने भी नहीं किया, बट उसने थोड़ा सा हिंट दे दिया एंड चाइल्ड लर्न विद द हेल्प ऑफ अ मोर नॉलेजेबल पर्सन। सो ये आइडिया था किसका? वाइगॉत्स्की का, कि माइंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर। लर्निंग हैपन्स थ्रू कम्युनिकेशन, गाइडेंस एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, कि सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया था। वाइगॉत्स्की ने क्या है इस पे ऊपर फिर उनका मेन आइडिया क्या था कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सोशल इंटरेक्शन, लर्निंग फर्स्ट अकर्स इन सोसाइटी एंड देन बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स थिंकिंग। गॉट इट? क्लियर? सो दिस वॉज आवर एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, मैंने इसको ना एक नोट्स के फॉर्म में ये वीडियो बनाई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको वैसे भी अपने नोट्स में आप इसको एज कॉपी पेस्ट कर सकते हो। टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेंगे बिकॉज मैंने डायरेक्टली ये नोट्स आपके एनसीईआरटी बुक में से ही बनाए हैं। ओके, नाउ कम टू द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। अब ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी का क्या मतलब है? जैसे एक ट्री है ना, उसकी ब्रांचेस होती है ना काफ़ी इधर उधर। आपका कोई बहुत बड़ा ट्री है, कोई बनियन ट्री है, या अगर आपके घर पे अगर मैंगो का ट्री लगा हुआ है तो हो सकता है कि अगर आपकी वो वॉल के पास लगा हुआ है तो वो आधा आपके घर में है, आधा आपके नेबर्स के घर में ही है। एक जगह पे तो हम नहीं कह सकते ट्री को कि नहीं जी आप तो हमारे घर में रहोगे, हमने आपको लगाया है तो ये ट्री तो यहीं पे ग्रो करेगा। नो, वैसे ही जो साइकोलॉजी की ब्रांचेज है ना वो ब्रॉड फील्ड है विद मैनी स्पेशलाइजेशन। ठीक है, साइकोलॉजी सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर्स को नहीं स्टडी करती जो हमारे माइंड में एक हम जो एक मिस कंसेप्शन लेके आते हैं ना, मिसपरसेप्शन हमारी होती है कि नहीं जी साइकोलॉजी तो सिर्फ और सिर्फ जितने भी ये मेंटल डिसऑर्डर्स है बस उन्हीं को ये स्टडी करती है। नो, तो साइकोलॉजी इज़ अ वेरी ब्रॉड डिसिप्लिन दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस इन डिफरेंट सेटिंग्स। जो साइकोलॉजी है वो एक मेन ट्री है, जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं वो डिफरेंट एरियाज ऑफ स्टडी है। तो सबसे पहली जो हमारी ब्रांच है वो कौन सी है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी।
अब कॉग्निशन हमने कितनी बार पढ़ लिया, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी. ओके, सो हाउ डू स्टूडेंट्स रिमेंबर आंसर्स ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन. याद हम कैसे रखते हैं उसको, वो चीज़ें हमारे माइंड में कैसे आती हैं, हम कैसे उन चीज़ों को, कैसे हम किसी फ्रेंड का फेस हम रिकग्नाइज कर लेते हैं, कैसे हम चीज़ों को फटाफट हम आंसर दे देते हैं, ये सारी चीज़ें किस में हम करते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में. कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ गई हैं, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग एंड लैंग्वेज. और उसके बाद हमारा आता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी. अब बायोलॉजिकल साइकोलॉजी किस चीज़ के ऊपर स्टडी करती है, रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड बायोलॉजी. अब हम कई क्या होते हैं कि जैसे रात को जैसे ही 9 बजते हैं, 9:30 बजे, हम कहते नहीं यार मुझे तो नींद आ रही बहुत ज़्यादा. क्यों, हमारे एक बायोलॉजिकल क्लॉक है. स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, कईयों को तो वॉमिट शुरू हो जाती है. ब्रेन इंजरी के बाद बिहेवियर कैसा हो जाता है, ये सारी स्टडीज़ को कौन पढ़ता है, कौन इसको सारी जो जितनी भी ये स्टडीज़ हैं ये सारी किसके अंडर आती हैं, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर. रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड द ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स एंड जीन्स इन्वॉल्व्स न्यूरोसाइंटिस्ट, जेनेटिक्स इसमें आ जाता है, जूलॉजिस्ट इसमें आ जाते हैं एंड अदर साइंटिस्ट. ओके, इसके बाद इसका एक सिस्टर कंसर्न आ गया जी, न्यूरो साइकोलॉजी. नाम से पता चलता है न्यूरो, तो रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर. अब ये किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है, पर्टिकुलरली ऑन पीपल विद ब्रेन इंजरीज और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. अब हम किसकी इसमें स्टडी, कौन कौन सी टेक्निक्स इसमें हम यूज़ कर रही हैं, EEG, PET, MRI टू स्टडी द ब्रेन. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ब्रेन इंजरीज, डिसऑर्डर्स एंड देयर ट्रीटमेंट. जैसे किसी को अगर स्ट्रोक, किसी ने अभी ब्रेन हैमरेज हो गया और उसकी एबिलिटी चली गई है बोलने की, तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट वुड फाइंड विच एरिया वाज अफेक्टेड. ओके, अब उसके बाद है हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इट स्टडीज चेंजिंग इन बिहेवियर थ्रू आउट आवर लाइफ. अब डेवलपमेंट जो होती है ना हमारी, ये कंसेप्शन से लेके, मीन्स जब व्हेन द चाइल्ड इज इन द वूम ऑफ द मदर, मीन्स कि जब मदर प्रेग्नेंट थी उस टाइम से लेके ये टिल डेथ ये डेवलपमेंट होती रहती ह्यूमन बीइंग की. सो इट स्टडीज हाउ पीपल ग्रो एंड चेंज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट सारी इसमें आ जाती हैं, इन्फेंसी से लेके चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज. अब वाई डू टीनेजर्स सीक इंडिपेंडेंस, क्यों उनको लगता है कि उनको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, क्यों हमारी मेमोरी विद द एज कई बार डिक्लाइन हो जाती है. तो ये सारे क्वेश्चंस हम किस में स्टडी करती हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में. ओके, अब उसके बाद आता है जी हमारा सोशल साइकोलॉजी. सोशल साइकोलॉजी नाम ही हमें जैसे पता चलता है कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, अपनी सोसाइटी के बारे में, हाउ पीपल्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स. जैसे व्हाई डू स्टूडेंट्स बिहेव डिफरेंटली व्हेन अलोन एंड व्हेन विद फ्रेंड्स. अभी क्लास में जैसे हम कई बार होता है ना, शोर मचाते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे टीचर आता हम चुप कर जाते हैं, और जैसे बाई चांस अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल विजिट कर रहे हैं तब तो जी हमारा बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है. तब तो हम ऐसा बिहेव करते हैं एज इफ वी आर जस्ट मोस्ट डोसाइल स्टूडेंट इन द स्कूल. सो दैट इज़ जब हम कैसे सोशल साइकोलॉजी, दैट हाउ वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट इन आर सोशल एनवायरनमेंट. तो जितने भी ये टॉपिक्स हैं आपके, एटीट्यूड्स, प्रेजुडिस, एग्रेशन, हेल्पिंग बिहेवियर, ग्रुप रिलेशंस, ये सारे हम किस में पढ़ते हैं, सोशल साइकोलॉजी में. दैट इट हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ आर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स आर शेप्ड बाय द पीपल अराउंड अस. उसके बाद आता है जी क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी. द नेम इट सेल्फ सजेस्ट कि अक्रॉस कल्चर, पहले तो हम खुद के, जैसे हमारा कल्चर कैसे शेप करता है हमारे बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस को. अब जैसे हम कहते हैं ना, एक सोसाइटी में बड़ा एक मिसपरसेप्शन सी, एक हम जैसे बच्चों के, बॉयज़ के जो मन में एक बड़ी गलत चीज़ बिठा देते हैं कि नहीं, बॉयज़ डोंट क्राई. ये कल्चर में ये हमने एक बिठा दी एक चीज़, या आप कह लो एक कल्चर में क्या चीज़ होती है कि नहीं जी गर्ल्स तो सारा ये घर का काम करती हैं एंड बॉयज़ जितनी भी अर्निंग सारे बॉयज़ करते हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ दिस,
कल्चरल साइकोलॉजी कि हाउ कल्चर शेप्स बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस। और इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं डिफरेंट कल्चर्स को टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज एंड differences, and it helps in appreciating diversity and improving communication cultures. Ab it helps us understand people in different cultures and promotes respect, एम्पथी एंड ग्लोबल अवेयरनेस। ग्लोबल अवेयरनेस कैसे, क्रॉस कल्चरल, एक दूसरे के कल्चर की जब हम स्टडी करते हैं, इंडियन कल्चर है तो हम वेस्टर्न कल्चर के भी स्टडी कर रहे हैं, देन वी कम टू नो, देन वी कम टू अंडरस्टैंड दोज पीपल इन देयर कल्चर एंड इट प्रमोट्स रिस्पेक्ट। हमें समझ में आता उनका कल्चर, दैट वाई डू वी बिहेव दैट लाइक दिस, दैट वाई डू दे बिहेव लाइक दिस एंड हाउ वी हैव टू शो एम्पथी टू अदर्स। सो this comes under our cross cultural and cultural psychology. क्लियर इतना है? उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट ब्रांच है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। अब देखो कितना, अब आपने देखा होगा ना मॉनसून कितना चेंज हो गया। अभी आपने देखा होगा कि जो लास्ट मंथ भी नॉर्थ इंडिया में कितनी ज़्यादा बारिश थी, जबकि उस टाइम पे कोई फ्लड्स का कोई ऐसा नहीं था कोई सीन। अब ये क्यों था, ये सारा हम स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। अब हाउ पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर, पॉल्यूशन की वजह से कैसे हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, नॉइज़ का, नेचुरल डिजास्टर्स, रिसोर्सेज वी यूज, सस्टेनेबल लिविंग, ये सारी चीज़ें कैसे ह्यूमन माइंड के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। इट एम्स टू इम्प्रूव वेलबींग एंड क्रिएट हेल्दियर एंड ग्रीनर कम्युनिटीज़। कहते हैं ना कि पेड़ लगाओ, हरा भरा बनाओ अपना एनवायरनमेंट, एंड इट कंबाइन साइकोलॉजी विद एनवायरनमेंटल साइंस। ये कैसे हमारे एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बढ़ रहे हो, लाइट चलेगी है, चलो आपने 10-15 मिनट देख लिया, उसके बाद जब हमें पसीना आता है, गर्मी लगती है, हमारा पढ़ने का मन करता है, नो, हम कहते हैं नहीं यार लाइट आ जाए, एसी चल जाए, पंखा चल जाए, फिर हम पढ़ लेंगे। सो दिस इज़ हाउ एनवायरनमेंट, जो हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट है, जो हमारा टेम्परेचर, हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन अस। उसके बाद है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इट बिल्ड्स फोकस, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इट इज़ वेरी मच इन डिमांड। अगर आप अब्रॉड जाते हो ना, या जितने भी आप कह लो कि जितने भी आपके ये रिनाउंड ये आपके प्लेयर्स हैं ना, ऑलमोस्ट सारे ये अपनी जो स्ट्रेस है, जो इनका फटीग है, जो इनका मेंटल, जो इनका मतलब होता है कई बार ना, जैसे किसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है, देन दे जस्ट अप्रोच द स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट। तो इट हेल्प्स, स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट हेल्प मैनेज स्ट्रेस, प्रेशर एंड कंपटीशन। इट फोकस दैट इट जस्ट हेल्प्स यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ. It just helps you to believe in yourself. So that is what sports psychologist does. Then health psychology helps in promoting healthy habits and preventing diseases. Study stress. Okay, एक क्वेश्चन है बहुत कॉमन सा आता है कि स्ट्रेस को हम किस में स्टडी करते हैं। एमसीक्यूज में ज़्यादातर ये आता है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं उसमें, क्लिनिकल साइकोलॉजी में नो, जो स्ट्रेस है ना उसकी कोपिंग है, उसकी सारी पेन मैनेजमेंट, ये सारा हम हेल्थ साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। और जितने भी आपके हेल्थ साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये वर्क करते हैं डॉक्टर्स के साथ, अदर प्रोफेशनल्स के साथ। जैसे अब किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो इट कैन लीड टू डायबिटीज़, इट कैन लीड टू हाई बीपी। अब जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ना, कोई आपको बीपी की प्रॉब्लम या कुछ भी, डॉक्टर पहले क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है डॉक्टर का, आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है। सो ये सारी चीज़ें किस में आ गई हैं, हेल्थ साइकोलॉजी के अंडर। उसके बाद है आपका क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या बेटा, ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं ना +1 में जो आते हैं, कई बार ना उनके मन में एक बड़ी एक कंसेप्शन कौन सी आती है कि नहीं हम ना साइकाइट्रिस्ट बन सकते हैं। नो, देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द साइकाइट्रिस्ट एंड द साइकोलॉजिस्ट, जो हम इसी उसमें पढ़ेंगे कि जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं ना उनके पास MBBS की डिग्री होती है, उसके बाद उन्होंने MD की होती है साइकाइट्री में। ओनली देन यू कैन प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन, और आप इलेक्ट्रिक जो शॉक दे सकते हैं अपने पेशेंट्स को हम साइकेट्रिक जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिक शॉक्स दे सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं मेडिसिन, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये किससे डील करते हैं क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट? दे डील विद डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. They help people with anxiety, depression, addiction, phobias and more. And
थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, टेस्ट और टेक्निक्स को ये यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को एंड सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं. इनका एम क्या होता है? मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करना. ओके. अब उसके बाद होता है हमारा इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. जितनी ये बड़ी आपकी फैक्ट्रीज होती हैं ना, जितने ये आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन एमएनसीज वगैरह होती हैं, ये ना हायर करते हैं साइकोलॉजिस्ट को. अब आपने एक वैकेंसी होती है लेबर वेलफेयर ऑफिसर की. जितनी ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं ना, ये लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स को ये हायर करती हैं. और जितने भी ये LWA के जो पर्सन होते हैं ना, इनको जो बैकग्राउंड होता है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी वाला होता है. जो इनकी क्वालिफिकेशन जो होती है ना, दैट हैज़ टू बी द, वो कौन सी इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? इन्होंने कि मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. तो इट हेल्प्स इन हायरिंग, ट्रेनिंग, टीम वर्क एंड इम्प्रूविंग एम्प्लॉय वेलबींग. इट स्टडीज मोटिवेशन, लीडरशिप, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस. And it aims to create better environment, workplace and improves productivity and also helps in solving conflict and communication problem. जब भी कोई हड़ताल हो जाती है, जहाँ जो लेबर होती हैं या जो आपके जो HR के होते हैं, और अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है ना, मैनेजमेंट और जितने भी आपकी ये लेबर क्लास होती है, तो इनमें ये दे ट्राई टू रिजॉल्व दैट कन्फ्लिक्ट. अब उसके बाद जो अदर इमर्जिंग जो डिसिप्लिन्स ब्रांचेस आ रही है वो आपकी है फोरेंसिक है, साइबर साइकोलॉजी है, वेरी मच इन डिमांड, पॉजिटिव साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी है. जितने भी आप ये देखते होंगे ना, जितने भी हमारी ये पॉलिटिकल जो आपके ये एनालिस्ट्स होते हैं, तो जेंडर एंड वुमेन साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी एंड मैनी मोर विच यू विल read, you will study further. Okay, so this was about branches of psychology. So our next topic is psychology and other disciplines. मतलब कि जो psychology है, how it is related with other disciplines. अब other disciplines कौन कौन सी आ गई हैं? फिलॉसफी है, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी. मतलब जितना भी आप ये देख रहे हो ना फ्लो चार्ट में, सबके साथ साइकोलॉजी, इसका रिलेशन कैसा है बाकियों के साथ. ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको यही कह सकती हूँ. अब सबसे पहले हम देखते हैं दैट हाउ साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड विद फिलॉसफी. अब फिलॉसफी जब हमारे माइंड में आता है ना, तो क्या चीज़ आता है कि यार मतलब फिलॉसफी में हम क्या पढ़ सकते हैं? माइंड, कॉन्शियसनेस, नॉलेज, फ्री विल, ह्यूमन नेचर. ये सारी चीज़ें कौन पढ़ता था? फिलोसफर्स. तो अब जो हाउ इट इज़ रिलेटेड, जो फिलोसफर्स थे उन्होंने क्वेश्चंस रेज किए माइंड एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में, और जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अडॉप्ट किया साइंटिफिक मेथड को इन क्वेश्चंस को स्टडी करने के लिए. ओके, अब जैसे एग्जांपल है, अब जब साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते डिसीजन मेकिंग, फिलोसफिकल आइडियाज अबाउट रीजनिंग एंड एथिक्स ऑफन बिकम रेलिवेंट. जैसे डिसीजन मेकिंग की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने डिसीजन लेना है, तो एथिक्स भी हमारे माइंड में आता है ना, रीज़न भी आते हैं ना. तो जो मतलब डिफरेंस क्या अब साइकोलॉजी और फिलॉसफी में, कि जो साइकोलॉजी है ना, ये ऑब्जर्वेबल एविडेंस के बारे में बात करती है, ये साइंटिफिक मेथड की बात करती है, और जो फिलॉसफी वो लॉजिकल रीजनिंग की बात करती है. और इन दोनों का आपस में रिलेशन कैसे हो गया कि साइकोलॉजी जब हम किसी भी कोई डिसीजन मेकिंग हमने करना है, तो हम साइंटिफिक मेथड और लॉजिकल रीजनिंग हम दोनों की बात कर रहे हैं. हम एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस के ऊपर भी हम फोकस करेंगे, हम ऑब्जर्वेबल एविडेंस के बारे में भी हम फोकस करते हैं. दैट इज़ हाउ साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड विद फिलॉसफी. अब उसके बाद आता है मेडिसिन. अब सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन ही साइकोलॉजी का बायोलॉजी के साथ बनता है, क्लोजली कनेक्टेड है. क्यों? हार्ट बीट इंक्रीज होगी. क्यों? यार डर गए थे बहुत ज़्यादा. एड्रेनालाइन रश, ये तो हमने करना है. बंजी जंपिंग ये तो हमने करनी है. छलांग ये तो हमने लगानी है. एड्रेनालाइन रश. दैट इज़ रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी. सो many psychologists work with doctors in hospitals, in the hospitals and clinics. They help people cope with illness, follow treatment and live better lives. अब उसके बाद है जी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में आपस में क्या इनका आपस में रिलेशनशिप है. जैसे
अब सबसे पहले है आपका सोशियोलॉजी। अब रहते तो हम सोसाइटी में ही है ना, सोसाइटी में जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो जितने भी हमारे जो डिसीजंस हैं उनको जो हमारी सोसाइटी है वो इन्फ्लुएंस करती है। इंटरेक्शन कैसे हम लोगों के साथ कर रही हैं, हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट आवर लाइव्स। कैसे हम ग्रुप्स को स्टडी करते हैं, कैसे हम किसी इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, कैसे हम एक पूरे एक सोसाइटी को स्टडी कर रही हैं। जैसे स्टूडेंट्स बिगिन फॉलोइंग ए न्यू फैशन ट्रेंड, तो जो सोशियोलॉजिस्ट है वो सोशल ट्रेंड को स्टडी करता है। साइकोलॉजिस्ट क्या स्टडी करेगा, दैट वाई इंडिविजुअल्स अडॉप्ट दैट ट्रेंड, एंड फिर ये दोनों में आपस में कैसे है कि ये देखेंगे कि हाउ द सोसाइटी इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द साइकी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब उसके बाद बिहेवियर, एटीट्यूड, मोटिवेशन, ग्रुप, ये सारा किस में आ गया आपका, सोशियोलॉजी में। अब ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल इश्यूज़ को भी हेल्प करती है समझने में। जैसे अब वॉर चल रही है तो लोगों ने क्या किया कि कईयों ने होर्डिंग करनी शुरू कर दी। माइंडसेट है ना एक हमारा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब ये देखो कि कैसे जो हमारी साइकी है, कैसे जो हमारी सोशियोलॉजी है उसने इम्पैक्ट कर दिया इकोनॉमिक्स को। और जितने भी जो आपके पॉलिसी मेकर्स है, क्या इनकी इस टाइम पे साइकी है, कैसे इनका दिमाग चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपस में एक रिलेशनशिप है इन सबका। ये सारी चीज़ें अकेले नहीं चलती हैं। सो हाउ दीज आर लिंक टू ईच अदर। देन कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर जैसे जो हमारा माइंड है ना, इट वर्क्स लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस की तरह। कंप्यूटर में भी हम पहले सारी इनपुट होती है, एनकोडिंग होती है, स्टोरेज होती है, देन रिट्रीवल है। सेम विद द ह्यूमन माइंड। हम चीज़ों को याद करते हैं, हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, हम याद करने हम एग्ज़ाम पे लिखते हैं। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या चैट जीपीटी है, जितने भी जो आपकी वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, अब ये इंस्पायर इनको बनाया किसने है, ह्यूमन थिंकिंग प्रोसेस नहीं बनाया ना, ह्यूमंस नहीं बनाया ना। जो भी ह्यूमंस है उन्होंने इसको किया ना, किसी और ने तो नहीं बनाया ना। सो सिमिलरली साइकोलॉजिस्ट यूज कंप्यूटर्स टू स्टडी मेमोरी, लर्निंग एंड अटेंशन। जितने भी जो आपकी ये सारी चीज़ें हैं, जितने आपके ये कंप्यूटर मॉडल्स हैं, ये इन्वॉल्व किस में होते हैं, ये टू स्टडी मेंटल प्रोसेसेस, मेमोरी, थिंकिंग एंड लर्निंग। उसके बाद है हमारा लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। तो साइकोलॉजिस्ट असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल बिहेवियर। क्यों किसी पर्सन ने ऐसा बिहेव किया है, क्यों उसने क्राइम किया, क्या उसके पीछे उसकी कोई सिचुएशन ऐसी होगी दैट द पर्सन हैड टू कमिट अ क्राइम। तो क्या आई विटनेस मेमोरी, मतलब उस टाइम पे जितने लोग खड़े थे उनसे पूछना सारा, उनका जो डिसीजन, उनका जो मतलब जो भी उनकी मेमोरी है उसने कैसे इम्पैक्ट कर दिया किसी केस को, पनिशमेंट का क्या इम्पैक्ट है किसी चीज़ के ऊपर। तो सारी जितना भी ये सारा वर्क है ना, ये हेल्प करता है इन फेयर डिसीजन मेकिंग इन द जस्टिस सिस्टम। अब उसके बाद जितने भी आपकी बाकी की जो आपकी इमर्जिंग ब्रांचेज हैं, जैसे इट कंटिन्यूज टू ग्रो विद न्यू एरियाज, जैसे एविएशन साइकोलॉजी, स्पेस साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, फोरेंसिक, ये सारी के साथ भी साइकोलॉजी मिलजुल के हम काम करते हैं। ओके अब उसके बाद है हमारी म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स। अब म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में कैसे है, कई बार हम क्या होता है किसी फ्रेंड को ना हम कभी मैसेज नहीं भेजते हैं, हम सिंपल ना एक उसको कोई सॉन्ग भेज देते हैं कि यार ये ना मेरी फीलिंग्स है आपके लिए। सो व्हाट इज़ दैट फीलिंग्स, साइकोलॉजी, म्यूज़िक के थ्रू हम कैसे उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। और कई बार कोई म्यूज़िक इतना सूदिंग होता है ना, हम कितने भी थके हारे होते हैं ना, म्यूज़िक को सुन के हमें एक रिलैक्सेशन फील होती है। सो हाउ इट इज़ रिलेटेड विद ईच अदर। सो वैसे ही सेम फाइन आर्ट्स का क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, तो ये इमोशंस की ये सारी लिंक होती हैं। जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं ना, अपनी एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए ना वो बस कैनवस पे कुछ ना कुछ वो ड्रॉ करना शुरू कर दे, कुछ बनाना शुरू कर देते हैं। इट जस्ट हेल्प पीपल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। ओके, सबको आपने वो देखी है मूवी तारे ज़मीं पर? अगर आपको वो याद है सीन, यहाँ पे आमिर खान उसके घर जाता है, वो बच्चे के घर जाके देखता है, उसकी ड्राइंग देखता है कि वो कैसे अपने पेरेंट्स से वो दूर 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 फिर कितना दूर वो चला गया पेरेंट्स से। सो उसको कैसे पता चला? थ्रू द ड्राइंग।
इमोशंस उसने एक्सप्रेस किए हुए थे. सो हाउ इट इज़ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स आर लिंक्ड विद द साइकोलॉजी. आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, जितने भी आप ये डिज़ाइन देखते हो, जितने भी आप ये बिल्डिंग्स देख रहे हो, रोड्स देख रहे हो, मशीन्स देख रही हो, क्या चीज़ है ये सारी चीज़ें किस चीज़ के ऊपर, ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पीपल्स नीड एंड बिहेवियर. जैसे अब हम क्या कहते हैं, जितनी भी हमारी अब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी, ये हमारी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होनी चाहिए. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नीड है अब ये. तो साइकोलॉजिस्ट हेल्प आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स क्रिएट सेफ एंड कंफर्टेबल एंड यूज़र फ्रेंडली स्पेसेस एंड प्रोडक्ट्स. अब आप क्या करते हैं, जब आप घर बनाते हो, आप कहते हो कि यार मेरा रूम ना ऐसे होना चाहिए, ये मुझे ऐसा कलर चाहिए, मुझे वैसी सीलिंग चाहिए. क्यों? क्योंकि वो आपके इमोशंस को इम्पेक्ट करती है. सो हाउ इट इज़ रिलेटेड विद आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग. उसके बाद है आपका जो टॉपिक अभी आपकी बुक में नहीं है, और मतलब ये है साइकोलॉजिस्ट एट वर्क, वो कैसे मतलब वो काम करते हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है. पीपल अप्लाई, हाउ डू पीपल अप्लाई देयर नॉलेज इन मैनी सेटिंग्स टू हेल्प पीपल इम्प्रूव देयर लाइव्स. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे वो हेल्प करते हैं मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स के साथ, कैसे वो असेस करते हैं, डायग्नोज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं थेरेपी को, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा. काउंसलिंग साइकोलॉजी में कैसे वो जो लोग डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं रिलेशनशिप में, करियर में, लाइफ में, कैसे उनकी हेल्प की जाती है. एजुकेशनल साइकोलॉजी में इट इम्प्रूव्स टीचिंग एंड लर्निंग. people they work with students, teachers and schools to design better learning methods, assess students need and promote overall development. मतलब जितनी भी, जब आप जैसे अब आपको क्या लगता है कि जो भी आपका ये है सिलेबस कोई चेंज होता है, तो कैसे ये चेंज होता है? सिंपल, किसी ने बस सोचा और चेंज कर दिया? नो. ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो सोचते हैं कि अगर हमने कोई चीज़, किसी चीज़ में कोई ट्रांजिशन लेके आनी, कोई चेंजेस लेके आनी है, इस चीज़ का लोगों के माइंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. कम्युनिटी साइकोलॉजी, कैसे हम अपनी नेबरहुड में, सोसाइटी में रह के हम कैसे दूसरों की हेल्प करते हैं, वेलबींग को प्रमोट करते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं. स्कूल साइकोलॉजी है, बच्चों की जो आपके स्कूल काउंसलर्स होते हैं ना, वेलनेस टीचर्स होते हैं, जिनको हम वेलनेस टीचर्स, जो CBSE ने बोला कि दीज आर मैंडेटरी फॉर ईच स्कूल टू हायर वेलनेस टीचर्स या काउंसलर्स. अब ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं ना आपकी लर्निंग को, बिहेवियर को, इमोशनल वेलबींग को असेस करते हैं, आपकी लर्निंग, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, और आपके टीचर्स को भी गाइड करते हैं, पेरेंट्स को, और बाकी स्कूल में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जैसे हमने पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, ये इन सब चीज़ों की ये हेल्प करती है. ओके, ये मैंने आपको बड़े एक जिस्ट सा बता दिया क्योंकि पहले हम इसको डिटेल में कर चुके हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1. तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसके सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, MCQs 2, 4, 6 एंड जितने भी आपके जो क्वेश्चंस है बाकी मैंने उसमें लिखे हुए हैं. एंड यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी ऑन द गिवन email ID. आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे ईमेल कर सकते हो एंड आई विल आंसर यू. ओके, राइट. थैंक यू वेरी मच.